हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले वाली क्लासेस में फंडामेंटल ड्यूटीज एंड प्रीएम्बल के बारे में पढ़ लिया है। ये जो टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ, ये आपके हरियाणा सीईटी मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहने वाले हैं। साथ साथ ही आपके एचएसएससी जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी रहेंगे। ठीक है, तो आप ये क्लास दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर क्लासेस चेक कर सकते हैं, आपको वहां पर वो क्लास मिल जाएंगी। ठीक है, और उसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में गिवन है, तो उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर मैंने अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन किया है, ट्रिक्स के साथ में भी आपको समझाया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? इन्हें हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, मतलब मौलिक अधिकार, इंग्लिश में हम इसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं और साथ साथ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। राइट्स जो होते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, मतलब अपने अधिकारों के लिए हम बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारी सुनवाई होती है, लेकिन कर्तव्यों में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार जो है ना, ये कहाँ से हमने लिए हैं, क्योंकि आपको पता होगा हमारा जो संविधान बना था, हमने हमारे संविधान में हर चीज कहीं ना कहीं से अडॉप्ट की है, किसी न किसी संविधान से प्रेरित होकर हमने उसे हमारे संविधान में लिखा है। तो ये जो मौलिक अधिकार है, ये हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। कहाँ से लिए? यूएसए से। ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कौन से भाग में दिए गए हैं? भाग नंबर 3 में दिए गए हैं, अमेरिका से लिया है। और ये टोटल कितने हैं? 6 हैं। पहले ये 7 थे, लेकिन आज की तारीख में आपसे पूछा जाता है तो आज हमारे 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन अब उसे हमने मौलिक अधिकारों की सूची में से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया है। मैंने ना यूपीएससी पॉलिटी के नाम से एक फोल्डर बना रखा है, वहां पर मैंने मौलिक अधिकार के शायद मैंने आपको 15 तक समझाया है। 14, 15 एंड मौलिक अधिकार क्या होते हैं, हमारे मौलिक अधिकार यूएसए के मौलिक अधिकारों से कैसे अलग हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको वो क्लास देखनी है तो आप देख सकते हैं। तो यहां पर इसे क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा ये इसलिए कहा जाता है कि जैसे उसके 2 हैंड है, एक राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है। एक हैंड में उसके इस तरीके से जो मैग्ना कार्टा है वो दिखाया गया है। उस मैग्ना कार्टा में किसके राइट्स लिखे गए हैं? मैन के राइट्स लिखे गए हैं। वहां पर फीमेल और मेल दोनों के राइट्स नहीं लिखे गए, केवल वहां पर आदमियों के राइट्स लिखे गए थे, क्योंकि पहले जो मतलब बहुत पहले के टाइम की बात है, उस टाइम में वहां पर भी महिलाओं की स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी, उन्हें भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा था। तो इस तरीके से उनके हाथ में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में जो पत्र दिखाया गया है, वही क्या है? मैग्ना कार्टा है। तो इसे भी हम क्या कहते हैं? हमारे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप क्या टिक करेंगे? मौलिक अधिकार जो है इसे क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये कहां से लिए हमने? भाग 3 से लिए हैं। जिस तरीके से आपको पता होगा हमारे संविधान में 22 भाग है, उसके तीसरे भाग में हमारे पास मौलिक अधिकार का चैप्टर आता है। ये किसे प्राप्त है? यहाँ पर अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि कुछ आर्टिकल्स हैं जो केवल किसे प्राप्त है? हमारे भारतीयों को प्राप्त है। मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हम पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इन सभी में किसकी बात कही गई है? मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। ठीक है, किसकी बात है यहाँ पर? मौलिक अधिकारों की बात है। यहाँ पर कुछ ऐसे आर्टिकल है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को गिवन है, भारतीयों को दिए गए हैं, किसी विदेशियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो उसमें से आर्टिकल 15। ठीक है, ये सारी बातें आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी पॉइंट्स है और इन्हीं में से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 एंड 30। तो ये अधिकार किसे प्राप्त है? केवल हमारे भारतीयों को ही प्राप्त है। जैसे आर्टिकल 15 है 15 में हमारे यहां पर मैंने लिखा है, जो यहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में हमने अवसर की समानता लिखी है। 19 में बोलने की स्वतंत्रता लिखी है। 29 से 30 में अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल हम भारतीयों को ही प्राप्त है, किसी दूसरे विदेशी को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 15 जो है ये भेदभाव की बात करता है। अब यहाँ पर आकर कोई विदेशी हमारे साथ में ऐसे बात करने लग जाए, मतलब अपने राइट्स की बात करने लग जाए, तो हम किस तरीके से उन्हें वो अधिकार दे सकते हैं? जैसे 16
16 की बात है, 16 में अवसर की समानता है। अब मान लो विदेशी भी आकर यहाँ पर सारे गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरने लग जाए, यहाँ पर आरक्षण मांगने लग जाए, है ना, हमें ही नहीं मिलता तो उन्हें तो कहां से दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये भी किसे प्राप्त नहीं है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसके बाद 19, अब मान लो 19 में हमें बोलने की स्वतंत्रता, वो यहाँ पर आकर हमारे देश के खिलाफ कुछ भी बोलने लग जाए तो हम किस तरीके से उन्हें ये राइट्स दे सकते हैं। ठीक है, वहां के अल्पसंख्यक यहाँ पर आकर रहने लग जाए और बोलने लग जाए कि हम भी यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, हम ये हैं वो हैं। तो इस तरीके से कुछ राइट्स ऐसे हैं जो केवल हमारे इंडियंस को ही प्राप्त है, जो किसे प्राप्त नहीं है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसके बाद मूल अधिकार, यहां पर मैंने लिखा है कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जब हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो सकते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं। आपको पता होगा कि आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ये क्या नहीं हो सकते, सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। पर आर्टिकल 19 एक कंडीशन में सस्पेंड हो सकता है, जो मैंने यहां पर नीचे लिखा भी है। बट आर्टिकल 21 जो है ये आपसे कभी भी किसी भी कंडीशन में कोई नहीं छीन सकता है। ये आपके जीने का अधिकार है, आपसे आपके सांस लेने के अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता। तो ये किसमें, आपके आर्टिकल 21 में है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिसमें मौलिक अधिकार क्या किए जा सकते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं। जैसे सेना के सदस्यों के संबंध, यानी कि सेना के सदस्यों से रिलेटेड कोई ऐसा मुद्दा हो, तब आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मौलिक अधिकार सस्पेंड होंगे। ठीक है, यहाँ पर सेना का कानून लगा हुआ है, देश में मार्शल लॉ लगा हुआ है, आपातकाल है, इमरजेंसी है। इसके साथ साथ संविधान संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है और पूरी तरीके से खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है, उसमें जैसे आपका संपत्ति का अधिकार था, संशोधन करके हमने क्या किया, उसे खत्म कर दिया। मौलिक अधिकारों की सूची में से हटाकर हमने उसे लीगल यानी कि उसे कानून बना दिया। ठीक है, 300A में रख दिया। तो यहाँ पर संविधान संशोधन से भी हम क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर आर्टिकल 19 एंड 21। ठीक है, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होगी जब आपका आर्टिकल 19 क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। ये कब होगा, जब कोई बाह्य आक्रमण, यानी कि हमारे देश पर कोई बाह्य आक्रमण, कोई भारी शक्ति ने क्या कर दिया, किसी बाहर के देश ने हमारे ऊपर मतलब मान लीजिए कोई आक्रमण कर दिया, युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, तो हमारे जो आर्टिकल 19 है वो क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता उस समय नहीं होगी, मीडिया वगैरह को भी वहां पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है, बाह्य आक्रमण हो जाता है, तो क्या होगी, हमारी जो न्यूज होगी वो बाहर नहीं जानी चाहिए। इसलिए कुछ कंडीशंस में आर्टिकल 19 भी सस्पेंड हो सकता है, सिर्फ यही कंडीशन है। ठीक है, वैसे कुछ भी हो देश में तो ये दोनों तो क्या रहेंगे, यहाँ पर लागू ही रहेंगे। इसके बाद मैंने लिखा है जो आपका 7वां मौलिक अधिकार था, जिसे हम संपत्ति के मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, वो कब खत्म किया गया, 1978 में। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है, 1978 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा हमने क्या कर दिया, इसे खत्म कर दिया। मतलब मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर हमने इसे आर्टिकल 300A में रख दिया। ठीक है, किस में रख दिया, हमने इसे आर्टिकल 300A में रख दिया। तो आपको ये बात किसमें याद रख लेनी है, जो आपका यहाँ पर मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कौन से नंबर का था, ये 7वें नंबर वाला जो 7वां मौलिक अधिकार था, उसको हमने हटा दिया और किस में रखा, 300A में रख दिया, आर्टिकल 300A में रखा है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। और हमने जो 21 है, 21A भी ऐड किया, जिसमें हमने शिक्षा की बात की है। तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है, मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तब आपको समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि हमें कौन से आर्टिकल इसमें पढ़ लेने हैं। सबसे पहला अधिकार है आपका समानता का अधिकार। ठीक है, ये जो क्लास है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहने वाली है, और उसमें ना आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं आपको समझा रही हूँ। बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की आपको इन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई UPSC का मेंस नहीं लिखना है या कोई ऐसा एग्जाम नहीं देना है जिसमें बहुत डिटेल्ड पूछा जाता है। आपके एग्जाम्स में बस इनमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको यही पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में लिखा गया है। ठीक है, कहां से कहां तक है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 14 आता है, 15 आता है, 16, 17 एंड 18। तो आर्टिकल 14 जो है वो किसकी बात करता है, आर्टिकल 14 जो है वो क्या कहता है कि विधि के समक्ष सभी क्या होंगे, समान होंगे। यानी कानून की नजर में सभी क्या होंगे, समान होंगे। और विधि के समान संरक्षण की भी बात करता है, यानी कि उनका विधि के सामने क्या होगा, सबका समान संरक्षण होगा, उनका क्या होगा, बचाव होगा, संरक्षण कह सकते हैं हम इसको। तो विधि के समान क्या होंगे, सभी समान होंगे। ये बात मैं आपको समझा देती हूं। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया है, आपने कोई क्राइम किया है, आपके साथ साथ एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है, जिनके पास बहुत ज्यादा पावर है, पैसा है, और उन्होंने कोई क्राइम किया है, तो उन दोनों के लिए जो सजा का प्रावधान होगा वो कैसा होगा, दोनों के लिए समान होगा। तो ये यही बात है कि विधि के सामने सभी क्या है, समान होंगे। अब यहाँ पर सेकंड बात है कि विधि का क्या होगा, यहाँ पर समान संरक्षण होगा। अब यहाँ पर विधि के सामने समान संरक्षण की बात कैसे कही गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि
हमारे ही देश में दो अलग अलग वर्ग के लोग हैं और उनके बीच में क्या पाया गया है, भेदभाव पाया गया है। अब ये भेदभाव किस तरीके से है, मान लीजिए एक आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप तो कहीं दिल्ली में अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, आपके पास अच्छी पावर है, अच्छा पैसा है, उसी तरीके से एक और स्टूडेंट है जो ट्राइबल एरिया में रहता है और वहां पर रहकर पढ़ाई कर रहा है, उसकी ऐसी कंडीशंस नहीं है कि वो पढ़ सके। तो यहाँ पर आप सोचिए कि विधि के सामने दोनों बराबर कैसे हुए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, विधि के सामने सम्मान संरक्षण की बात कही गई है। लेकिन मतलब इसमें क्या कहा गया कि दोनों को क्या मिलेगा, यहाँ पर जिसके भी जो भी थोड़ा लो होगा उसे क्या मिलेगा, विधि के सामने संरक्षण होगा। ठीक है, ये संरक्षण किस लिए लाया गया, ताकि दोनों को क्या लाया जा सके, बराबर लाया जा सके। तो यहाँ पर दो बातें कही गई हैं, एक तो विधि के सामने सभी क्या होंगे, समान होंगे, दूसरा विधि के सामने उन्हें क्या होगा, संरक्षण दिया जाएगा। तो आई होप ये आपको पॉइंट जो मैंने समझाया है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 14 किसकी बात करता है, विधि के सामने समानता की बात करता है। तो 14 में क्या है, विधि के सामने सभी क्या होंगे, समान होंगे। 14 में क्या है, विधि के सामने सभी समान है और साथ साथ समान होने के साथ साथ विधि के किसकी बात कही गई है, संरक्षण की भी बात कही गई है। इसके बाद है 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा आर्टिकल 15 समझना है तो आप आर्टिकल 15 मूवी भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है। वैसे मैं बहुत ही कम मूवीज देखती हूँ, बट जो एजुकेशनल मूवीज होती हैं उनको मैं देख लेती हूँ। तो मैंने मतलब मुझे मेरे एक सर है, उन्होंने रेकमेंड की थी, तो मैंने आर्टिकल 15 देखी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे ये, और इसमें बहुत सारी बातें समझाई गई हैं। तो जो आर्टिकल 15 है, यहां पर क्या कहा गया है कि जो द्वारा व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध है, यानी कि उसके आधार, इन सभी चीजों के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहां पर मैं पॉइंट बता देती हूं, धर्म, सेकंड मूलवंश, थर्ड जन्म स्थान एंड फोर्थ क्या यहां पर लिंग है। ठीक है, जब आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना तो इसके बहुत सारे सब पार्ट्स है, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), इस तरीके से इसके बहुत सारे सब पार्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो देखना है ना तो मैंने बना रखी है, वो प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, अगर आपका मन करे तो आप देख सकते हैं। तो यहां पर है आर्टिकल 15, राज्य तथा व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, लिंग। तो चार बातें कही गई हैं। एक तो बात कही गई है धर्म की, धर्म के बाद में मूल वंश की, मूल वंश के बाद में किसकी बात है, यहाँ पर जन्म स्थान की, एंड देन लिंग। ठीक है, इसके आधार पर आप किसी के साथ में क्या नहीं कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए क्या होगा, कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अगर आप मान लीजिए ऐसा कर देते हैं, आप किसी के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, उसके जेंडर के बेसिस पर भेदभाव करते हैं, तो वो क्या होगा, उसके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा और वो इंसान किसकी शरण ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। ठीक है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि न्यायालय के द्वारा क्या है, ये मतलब वाद योग्य है। और यहां पर मैंने आपको एक बात नहीं बताई है कि जो आर्टिकल 12 है एंड आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 12 वैसे आपके हम मौलिक अधिकार जब पढ़ते हैं ना तो इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो आर्टिकल 12 है इसमें किसकी बात कही गई, इसमें कहा गया है राज्य, यानी कि राज्य क्या होगा, राज्य की क्या दी गई है, इसमें डेफिनेशन दी गई है। इसके बाद जो आर्टिकल 13 है, 13 में न्यायिक पुनर्अवलोकन की बात कही गई है। न्यायिक पुनर्अवलोकन का मतलब है कि जिसके भी अधिकारों का हनन हो रहा है वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये सारी बातें किसमें कही गई है, 13 में कही गई है। तो बस ये याद रख लेना, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था 15 वाला। यहां पर राज्य या व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के साथ, व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के साथ, ठीक है, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, लिंग, इनके आधार पर भेदभाव क्या है, निषेध है। तो यहां पर राज्य तथा व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव क्या बताया गया है, निषेध बताया गया कि आप इस आधारों पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो दंड का प्रावधान अलग से इसके लिए। इसके बाद है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 16 आपका वैसे डिटेल से पढ़ेंगे तो इसमें पूरा आरक्षण अच्छे से समझाया गया है, पूरा का पूरा आरक्षण इसमें अच्छे से समझाया गया है। जो आप कहते हैं ना कि आरक्षण देकर आप अवसर की समानता को खत्म कर रहे हैं, तो इसमें पूरी बातें अच्छे से समझाई गई है। पूरा आर्टिकल जब आप पढ़ोगे ना, वैसे तो आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको समझना है तो आप पढ़ सकते हैं इनको। पूरे आरक्षण की पूरी स्टोरी बताई गई है कि किस तरीके से कौन सा किसके लिए कैसे आरक्षण का प्रावधान किया गया, कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है और ये क्यों दिया गया, कितने हद तक सही है। तो ये सारी की सारी बातें हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ अभी हम बात कर लेते हैं अवसर की समानता की। तो आर्टिकल 16 में क्या है, यहाँ पर अवसर की समानता है। तो 16 में क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा, अवसर की समानता मिलेगी। यहाँ पर बस एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे सरकारी नौकरी होती है, अब कोई भी नौकरी निकली है तो नौकरी के फॉर्म
फॉर्म भरने की समानता तो क्या है, सभी के पास में है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर जो भी कोई नौकरी का फॉर्म निकलता है तो आप सभी भर सकते हैं, आपके पास अवसर की क्या है, समानता है। तो आर्टिकल 16 किसकी बात करता है, अवसर की समानता की बात करता है कि आपको अवसर क्या दिए जाएंगे, समान दिए जाएंगे। इसके बाद है 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, यानी कि जो भी आपके देश में पहले ब्रिटिशर्स के टाइम में आपको पता है जो हमारी जो थिंकिंग थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, रूढ़िवादी थी। हम क्या करते थे, इन सभी चीजों के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करते थे। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया इसमें। ठीक है, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या जाना कि ये बहुत मतलब बुरी चीज है। ठीक है, तो उन्होंने इसमें आर्टिकल 17 को ऐड किया। उसमें क्या ऐड किया कि अस्पृश्यता का अंत कर देना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं ना, या हिस्ट्री या पॉलिटी की बुक पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर दिखाए गए हैं, और वो इस तरीके से मंदिर में जबरन प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में पहले बहुत ज्यादा जातिवाद था, धर्म वगैरह था, तो इन सब चीजों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अंबेडकर जी को लगा कि इसे इसमें ऐड कराना चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें आर्टिकल 17 के तहत हम क्या नहीं कर सकते, अस्पृश्यता नहीं कर सकते किसी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अंत बताया गया कि अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है, किसी के साथ में कोई अस्पृश्यता को लेकर क्या करता है, भेदभाव करता है, छुआछूत वगैरह इस तरीके की भावनाएं रखता है, तो उसको क्या है, दंड का प्रावधान भी है। तो इसके लिए एक्ट भी बनाया गया था 1955 में ही। इसके लिए क्या बना दिया गया था, एक्ट बना दिया गया था। तो ये था आपका आर्टिकल 17। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 18 की। 18 में बताया गया कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब ये उपाधि कौन सी हैं, जैसे आपको पता होगा कि जब ब्रिटिशर्स का टाइम था तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, मतलब बहुत चालाक तो वैसे ही थे पहले से, तो क्या करते, मतलब जिस तरीके से जो हमारे इंडियंस हैं उन्हें खुश करने के लिए क्या दे देते थे, उपाधियां दे देते थे। तो उपाधियां देते थे तो क्या होता था, इससे वो खुश हो जाते थे और उनके लिए काम करते थे। जैसे किसी को राय बहादुर की उपाधि दे दी, ठीक है, मतलब अलग अलग उपाधियां दी जाती थी, लॉर्ड की उपाधि दे दी थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत सारी उपाधियां देते थे। परंतु जब हमारा संविधान लिखा गया तो संविधान लिखा गया ना, तो उसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब क्योंकि ये उपाधियां इसलिए बंद कर दी गई थी ताकि कोई ऊंचा नीचा इस तरीके की भावना ना हो, कोई अपने नाम के आगे ये उपाधियां ना लगा सके। ठीक है, या अपने आपको बहुत ज्यादा क्या ना समझने लगे, ऊपर ना समझने लगे, दूसरे वाले इंसान को छोटा ना समझने लगे, इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन आज जो हमारे यहाँ पर भारत रत्न दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, पद्मश्री दिया जाता है, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इस तरीके के पुरस्कार दिए जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं, तो वो सब आपके उपाधियों में नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी इंसान अपने आप को ये तरीके से आपका ही नाम लगा लीजिए, आपका नाम लगाकर देखिए, पद्म विभूषण, इस तरीके से नाम के आगे तो हम इन्हें नहीं लगाते, केवल हमारे सम्मान लिए दी जाती हैं। तो ये किसमें नहीं आती, उपाधियों में नहीं आती हैं। ठीक है, उपाधियों में केवल वही आती थी जो हमारे अंग्रेजों के समय में हमारे देश में थी, परंतु भारत रत्न इसमें नहीं है, पद्म भूषण इसमें नहीं है, पद्मश्री इसमें नहीं है, पद्म विभूषण इसमें नहीं है। तो ये सभी पुरस्कार किसमें नहीं आते, उपाधियों में नहीं आते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा है 14 में हमने किसकी बात कही है, विधि की, लॉ की। ठीक है, 14 में हम बात करते हैं किसकी, विधि की, यानी कि विधि के सामने सभी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, 15 में हमने 4 बातें पढ़ी थी कि इन 4 आधारों पर हम क्या नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। 16 में हमने क्या पढ़ा है, 16 में हमने पढ़ा है अवसर की समानता। 17 में हमने क्या पढ़ा है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं 18 में हमने क्या पढ़ा है, उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। तो आप ऐसे इन सबको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये जो उपाधियों वाला है इसका पैसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि हम उपाधि बनाते हैं ना, यहाँ पर ऊ की तरह बनता है, तो ऊ को हम 8 भी बना सकते हैं। तो 18 में क्या है, उपाधि है। 17 में क्या है, अस्पृश्यता है। 6 से 17 से सपृश्यता, तो अस्पृश्यता। ठीक है, 16 में क्या है, अवसर की समानता है। ऐसे याद रख लेना, अवसर, सर, अवसर किसमें है, 16 में क्या दिया गया, अवसर दिया गया है। ठीक है, 15 में क्या है, हमारे पास 4 चीजों के आधार पर क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। 14 में क्या है, विधि के समक्ष हम सभी क्या है, समान है। कौन से ऐसे 4 आर्टिकल्स हैं, कौन से ऐसे आर्टिकल है, 5 आर्टिकल हैं जो किसे प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16 के बाद 19 एंड 29 एंड 30, तो ये किसे प्राप्त है, केवल हम भारतीयों को प्राप्त है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया था। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्वतंत्रता का अधिकार, और बाकी अधिकार जो इस क्लास में कंप्लीट हो पाएंगे वो हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। अगर रह भी जाते हैं तो सेकंड पार्ट बना दूंगी, उसमें हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है,
ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 19 जो कि आपके स्वतंत्रता की बात करता है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये आपके आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा है 14 से 18 तक समानता का अधिकार। ठीक है, 14 से 18 तक हमने समानता का अधिकार पढ़ा। अब 19 से 22 में आपका जो सेकंड मौलिक अधिकार है जिसे हम नाम देते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें हम आज आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में जितने हमारे आर्टिकल्स रह जाएंगे उन सब के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है आर्टिकल 19A। ठीक है, 19 जो है ना ये इसके कुछ सब कैटेगरीज हैं। इनमें से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है और ट्रिक से मैं आपको ये याद करा दूंगी। ठीक है, कि कौन से आर्टिकल में क्या दिया गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 19A की। ए में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, विचार व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति की, कुछ भी बोलने की, ये सब आपको क्या दी गई है? फ्रीडम दी गई है। तो आर्टिकल 19A किसकी बात करता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है कि आप अपने विचार एक्सप्लेन कुछ भी बोल सकते हैं, विचार रख सकते हैं। तो ये सब किसमें? आर्टिकल 19A में है। आर्टिकल 19B किसकी बात करता है? शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता की बात करता है कि आप कहीं पर भी कोई सम्मेलन कर सकते हैं, बिना अस्त्र शस्त्र के क्या कर सकते हैं? कहीं पर भी घूम सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे धरने देते हैं, तो शांतिपूर्ण धरना देने की आजादी है हमको कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता की बात करता है। अगर आप वहां पर मान लीजिए कोई भी तो अगर मान लीजिए आप वहां पर कोई भी ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे देश की शांति भंग होती है, तो इसके खिलाफ आप पर कार्रवाई की जा सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से आप कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हैं, बिना अस्त्र शस्त्र के आपको कहीं पर भी इकट्ठे होने की आजादी है। आर्टिकल 19C में क्या है? संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी क्या बना सकते हैं? संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। ठीक है, ये संगठन कैसे होने चाहिए? ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपने कोई आतंकवादी ग्रुप बना लिया है, तो ऐसे आपके संगठन नहीं होने चाहिए। इससे आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर आप कोई भी ऐसा संगठन बनाते हैं जिससे हमारे देश की कोई भलाई होती है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे हेल्पिंग ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं? दूसरों की मदद करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसे ग्रुप बना सकते हैं, उनमें शामिल हो सकते हैं। तो ये सब करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद है आर्टिकल 19D। डी में क्या है? आप कहीं पर भी देश के एक कोने से दूसरे कोने में कहीं पर भी आ जा सकते हैं। तो आपको क्या है? आने जाने की फ्रीडम दी गई है। आर्टिकल 19D में क्या है? आपके आवागमन की, आने जाने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। आर्टिकल 19E क्या है? निवास की स्वतंत्रता कि आप क्या कर सकते हैं? देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, कहीं पर भी आपका रेजिडेंस हो सकता है। तो 19E में किसकी बात है? रेजिडेंस की बात है, निवास की बात है। इसके बाद है 19F। एफ में है कि आप कोई भी प्रोफेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। अब जो आपको अच्छा लगता है, आपको कोई भी प्रोफेशन अच्छा लगता है, आप कोई भी प्रोफेशन अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप टीचर बने हैं तो क्यों बने हैं, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इनको याद कैसे रखेंगे। जैसे आर्टिकल 19A है, ए से क्या है? ये ए से ही क्या बन रहा है? अभिव्यक्ति बन रहा है। तो ए से क्या है? अभिव्यक्ति की बात है। ए में क्या है? अभिव्यक्ति की बात कही गई है। इसके बाद है बी में, अभी आप ऐसे याद रख लेना कि शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात किसमें है? बी में है। सेकंड में क्या करेंगे हम? पहले अगर हम बोल रहे हैं तो उसके बाद हम शांतिपूर्ण धरना भी दे सकते हैं। तो पहले में हम बोलेंगे, सेकंड में हम धरना देंगे। ठीक है, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से हम क्या करेंगे? इकट्ठे हो सकते हैं। तो बी में क्या है? शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है। सी से सी है और से ही क्या है? संघ है। तो 19C में क्या है? संघ की बात कही गई है। तो सी में क्या दिया गया है? संघ है। अब यहां पर है डी में क्या? आवागमन है। तो इसको ऐसे याद रखिए, डी से क्या होता है? दिल्ली होता है। दिल्ली में जो आवागमन है वो बहुत ज्यादा है। तो 19D में किसकी बात है? आवागमन की बात है। डी से दिल्ली, दिल्ली में क्या है? आवागमन है। इसके बाद है ई में क्या है? रेजिडेंस। तो आप इसको ऐसे याद रखना, रेजिडेंस। तो यहां पर ई आता है, तो ई में क्या है? रेजिडेंस है। तो ई और रेजिडेंस। ठीक है, ई में किसकी बात है? रेजिडेंस की बात है। अब है एफ में क्या है? प्रोफेशन, फैशन की बात करता है ना, तो प्रोफेशन। तो आप अपनी मर्जी से कोई फैशन भी कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ में क्या है? प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन, फैशन से याद रखना प्रोफेशन किस में है? एफ में है। 19F में किसकी बात कही गई है? प्रोफेशन की बात की गई है। तो ए से हमने पढ़ा, ए में क्या है? यहाँ पर ए में अभिव्यक्ति है। ठीक है, बी में शांतिपूर्ण हम क्या कर सकते हैं? इकट्ठे हो सकते हैं। सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता है। डी से दिल्ली याद रखना है, दिल्ली में आवागमन ज्यादा है। ई में क्या है हमारे पास में? यहाँ पर रेजिडेंस है। एफ में क्या है? प्रोफेशन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ
गए होंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ में। जो हमारे कुछ आर्टिकल्स रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करा दूंगी। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।